अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लीनल जबरा मैथ 209 लेक्चर नंबर 14। स्टार्ट में तो रिवीजन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम वी सॉ दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स वर डिस्टिंक्ट एंड इक्वल टू 1 2 3। डिस्टिंक्ट का मतलब है जो रिपीट नहीं हो रही, ऑल थ्री आर डिफरेंट। कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय, चलें यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज की हुई है। कहने का मतलब यही है कि ये वाला जो आइगन वेक्टर था दैट वाज कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये वाला जो था ये था कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, और ये था कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3 रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है। फिर उसने लिखा हुआ है विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक स्टेप और आ गया बीच में, क्यों? मजीद उसने लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ बेसिस फॉर R3। R3 थ्री डायमेंशन स्पेस होती है और ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए बेसिस हैं कि ये हैं 1 2 एंड 3, और R3 की डायमेंशन भी 3 है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, अब भी मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर डायमेंशन आपको पहले से पता है और उतने ही वेक्टर्स गिवन हैं जो कि डायमेंशन है, तो या तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या फिर स्पैन करें तो वो बेसिस बन जाते हैं। अब ये क्यों कह रहा है विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे फॉर्म द बेसिस बिकॉज ए इज डायगोनलाइजेबल। ये मैंने कहा था एप्लीकेशन है डायगोनलाइजेशन की। डायगोनलाइजेशन की एप्लीकेशन ये है, वरना तो यही है चलो जी ये ए है, यहाँ पे वो मैट्रिक्स बना दो जिसका क्या मतलब है कि आपके पास, या ये कहना चाहिए कि जिसके कॉलम वेक्टर जो हैं इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं। यूं कर लें, आप पी मैट्रिक्स बनाएं जिसके कॉलम वेक्टर्स जो हैं ए के आइगन वेक्टर्स हैं, यहाँ पे पी का इन्वर्स करें और उसके बाद तीनों को करें मल्टीप्लाई, तो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी। और डायगोनल पे क्या आ रही, आइगन वैल्यूज, ए की आइगन वैल्यूज, और उसी पोजीशन पे आ रही हैं जिस पोजीशन पे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, और उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। ये तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होती, यहाँ से तो बात शुरू होती है कि भाई ये डायगोनलाइजेबल है तो ये तीनों के तीनों आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो R3 के बेसिस हैं। ये देख लें, ये 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो इसके तीन आइगन वेक्टर्स हैं, R3 के बेसिस हैं, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए कि ये मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल है। ये तो मैंने बकायदा आपको प्रूफ करवा दिया था, बकायदा प्रूफ मैंने आपको करवाया था, और ये मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ करवाया था। तो ये तो जी हो गई रिवीजन। अब आगे चलते हैं, तो अब इसमें नई चीज क्या है, लेकिन नई चीज ये है कि यहाँ पे पहले हमने ये वर्ड यूज किया था डिस्टिंक्ट। ये मैं बता दूं, अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी, देखें ये बहुत एक की पॉइंट बोलने लगा हूं, अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी तो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी। मसला सारा वहां पे आएगा अगर ये आइगन वैल्यूज रिपीट हो जाएं, वही आज के लेक्चर का टॉपिक है। ये ले पहले यहां से पढ़ लें, ये थ्योरम है, इसका मैंने प्रूफ नहीं किया हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास v1 v2 vk ये सारे आइगन वेक्टर्स हैं a के, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा के, यानी कि आप कह सकते हैं कि a टाइम्स v1 क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 v1, a टाइम्स v2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 v2, a टाइम्स vk क्या हो जाएगा, लैम्डा के vk। ये सारी कहता है कि जी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं, तो ये सेट आपके पास हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। अब इसका मैंने प्रूफ नहीं किया हुआ, लेकिन आपने पीछे एग्जांपल कर ली है। जो मैट्रिक्स थी जिसमें आइगन वैल्यूज 1 2 3 आ रही थी, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आ रहे थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। तीनों आइगन वैल्यूज 1 2 3 डिस्टिंक्ट थी, कोई इनमें से रिपीट नहीं हो रही थी। तो जनरल तौर पे भी ये ट्रू है, जनरल तौर पे भी ट्रू है कि अगर आपके पास आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मसला कहां पे आएगा, मसला आता है व्हाट विल हैपन इफ आइगन वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट, रिपीट हो जाती हैं, फिर तो गड़बड़ हो गई, फिर तो कुछ तो गड़बड़ है, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे डायगोनलाइज करेंगे भाई? क्योंकि दिमाग में तो ये आता है ना कि जी वर्टिकल कॉलम्स जो बनते हैं उसके पी के वो आइगन वेक्टर्स हैं, लेकिन अब पता लगा जी वैल्यूज रिपीट हो गई हैं, तो चलो जी 3 में से 2 रिपीट हो गई हैं, तो क्या 2 कॉलम्स जो होंगे एक दूसरे के मल्टीपल होंगे कि आइडेंटिकल? वो तो हमेशा आपको पता है कि फिर उसका इन्वर्स ही नहीं आना। ऐसी मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट ही 0 होता है। अभी देखना जरा, थोड़ी मैंने आगे की बात कर दी, और ये मुझे पता होता है कहाँ पे स्टूडेंट कंफर्टेबल होंगे, कहाँ पे थोड़ी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होंगे। मैंने बोला जरूर है, लेकिन अभी मैंने बताना है। बात तो ये कि अगर डिस्टिंक्ट नहीं आइगन वैल्यूज तो क्या होगा, उसके लिए ये वाली एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल हम करेंगे, और यकीन करें इतनी जबरदस्त एग्जांपल है, इतनी जबरदस्त एग्जांपल है कि जब तक आपका ये कोर्स नहीं खत्म होगा यही मैट्रिक्स आपको नजर आती रहेगी। इससे दोस्ती कर ले, फायदा रहेगा। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब यहाँ पे देखें, कहता है आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग, और ये तो ऑप्टिप्स पे होना चाहिए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है, इसमें आपने किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, यानी ये जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से आपने लैम्डा माइनस करना है और डिटर्मिनेंट को 0 करना है।
पहले देखें क्या ये एक्सपैंड सही किया हुआ है। यहाँ से आता है जी 4 माइनस लेमडा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 4 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस तो -4, फिर आता है जी -2, ये लिखा हुआ है। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 टाइम्स 4 माइनस लेमडा माइनस दिस इंटू दिस -4, ठीक हो गया। प्लस ये 2 लिखना है, इसको इधर हिट करना है, दैट इज गोइंग टू बी 4 माइनस दिस इंटू दिस, वो ये आ रहा आपके पास, ठीक हो गया, इक्वल टू 0। अब ये सेम कैसे हो गए, सेम इस तरह से हो गए, या तो आप यहाँ से नेगेटिव एक बाहर निकाल लें, इसको यहाँ पे देख लें माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा -4, ये प्लस हो जाएगा, ये देख लें सेम है, ये ऐड हो सकते हैं। और ये आप कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके ना इसकी जगह -4 लिख लें, -4 टाइम्स ट्वाइस 4 माइनस लेमडा -4 इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। होपफुली अगली स्लाइड पे किया हुआ होगा, लेकिन आगे जाने से पहले ये सिंपल कैलकुलेशन देख लें। यहाँ पर 4 माइनस लेमडा होल स्क्वायर है, अगर मैं ये ब्रैकेट एक्सपैंड करता हूँ तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट यानी कि 16, और 16 माइनस 4 12, स्क्वायर ऑफ द सेकंड यानी कि लेमडा स्क्वायर, और माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट -8 लेमडा यानी कि लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा प्लस 12। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मैंने पहले कहा था जी कोई कॉमन फैक्टर हो तो बाहर निकालें, फिलहाल नजर नहीं आ रहा, फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ये टर्म भी है, ये भी है, मैंने कहा था इसको ऐड करके आगे लिखेंगे, फिर देखते हैं कोई कॉमन फैक्टर मिलता है कि नहीं, होपफुली जरूर मिलेगा। अब आगे चलते हैं, ये लें जी वही चीज आ गई, लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा प्लस 12, ये वही टर्म है, पीछे आप चेक कर लीजिएगा जाके, मैं नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। ये देख लें, मैंने कहा था ऐड करके ये -4 बन जाएगा, अंदर वही चीज लिखी हुई है जो पिछली स्लाइड पे थी, आखिरी टर्म ये वही है। हाँ जी, अब ये देखें, यहाँ पे अभी भी कोई कॉमन फैक्टर निकलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज है, पहले इसको देख लें, यहाँ से 2 को बाहर निकालें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8, और ये चीज जो आपके पास आ जाती है ये बन जाएगी 4 माइनस लेमडा, जब 2 को बाहर निकाला और यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 माइनस लेमडा। 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस बाहर ले जाएं तो लेमडा -2। ये तो मैंने इस टर्म का एक्सप्लेन किया है, या इस टर्म का। इसको जरा ध्यान से देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वही बात, बेसिक मैथमेटिक्स आ गया, यानी कि -8 को मैंने स्प्लिट करना है, या मतलब है कि दो नंबर चाहिए कि ऐड करके -8 आ जाए, मल्टीप्लाई करके आपके पास 12 आ जाए, -6 एंड -2, -6 एंड -2, तो इसको लिख सकते हैं -6 लेमडा -2 लेमडा, इसको लिख सकते हैं -6 लेमडा -2 लेमडा। अब लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा -6, -2 कॉमन लेंगे तो लेमडा -6, तो लेमडा -2 इंटू लेमडा -6, ये मैंने जुबानी बोला है, लेकिन ये देखें यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये तो मैंने बता ही दिया था, जब ये हालात हो गए तो ये 4 माइनस लेमडा which is this one, lambda -6 which is this one, lambda -2 which is this one, और उसके बाद यहाँ से देख लें, ये जो सिचुएशन यहाँ पे आपके पास आ रही है, इधर से मैंने यही कहा था कि ये आपके पास बन जाता है 2 माइनस लेमडा, बाहर ले जाए नेगेटिव को तो लेमडा -2। अब ये क्यों किया जा रहा है सारा, अब देख लें कि लेमडा -2 कॉमन है, लेमडा -2 कॉमन है, तो या तो लेमडा 2 के बराबर होगा तब ये 0 हो सकता है, या फिर ये दो टर्में 4 माइनस लेमडा इंटू लेमडा -6 प्लस 8 ये 0 हो सकती हैं। इनको सॉल्व कर लें, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस लेमडा को जब लेमडा से करेंगे तो माइनस लेमडा स्क्वायर, 4 को इधर करेंगे तो 4 लेमडा, इसको जब इधर करेंगे तो 6 लेमडा, 6 लेमडा 4 लेमडा 10 लेमडा, 10 लेमडे आ गए, 10 लेमडा। उसके बाद 4 को जब -6 से करेंगे तो -24, ये ले मैंने बाकी सारे स्टेप्स बता दिए, बेशक आप इसको फिर एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही टर्म आती हैं। +8 तो यहाँ से आ रहा है, अब थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, ये बन जाएगा जी लेमडा स्क्वायर, ये आ जाएगा -10 लेमडा, इन दोनों को ऐड करके वैसे तो -16 आता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद +16 हो जाएगा। अब फिर फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि -10 को इस तरह से आपने दो नंबर्स में, या ये कहना चाहिए स्प्लिट करना है, या दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए कि ऐड करने से -10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 16, तो -8 और -2, तो ये आ जाएगा आपके पास लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा -2 लेमडा प्लस 16, लेमडा कॉमन ले लें तो लेमडा -8 पहली दो टर्मों से, आगे जो आपके पास है -2 कॉमन ले लें तो लेमडा -8, तो लेमडा -2 इंटू लेमडा -8, ये मैं जुबानी बोल रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टराइजेशन है, आप कर लीजिएगा, और मेरी बात भी जो है थोड़ी तेज बोली गई है, सुन लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो लेमडा इज इक्वल टू 2 दोबारा आएगा, और लेमडा इज इक्वल टू 8, ये दोबारा से क्या मुराद है कि ऊपर आ चुका था। तो अब देखें कि आइगन वैल्यूज अब आपके पास रिपीट हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, लेकिन हमने तो कहा था जी अगर डिस्टिंक्ट होंगी फिर तो डेफिनेटली आपके पास जो आइगन वेक्टर्स होंगे मैट्रिक्स के वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होगी।
ये तो रिपीट हो गई हैं, अब क्या करें, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। चले उसमें ये करते हैं कि जो रिपीट नहीं हो रही उसका तो पता है ना क्या करना है, मतलब पता से मेरी मुराद ये है कि आइगन वेक्टर तो निकालना है ना, तो निकाल लें। तो यहाँ पे देख लें, मैंने ये कहा था जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से आइगन वैल्यू को माइनस करें, -8 -8 -8। अब आगे जाना है। हाँ, आगे जाने से पहले एक चीज देख लें, यहाँ पे आपके पास -4 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास -4 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास -4 आ रहा है। और जब आप करेंगे जी फर्स्ट रो इनटू दिस कॉलम, फिर सेकंड रो इनटू दिस कॉलम, फिर थर्ड रो इनटू दिस कॉलम, तो यहाँ पे देख लें, पहली अगर रो से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4x1 + 2x2 + ट्वाइस x3 = 0, और उसके बाद आपने 2 को कैंसिल कर देना है, तो आ जाएगा -2x1 + x2 + x3 = 0। और अगली जो दो आपके पास आ रही है ना इक्वेशंस, उसमें एक में मिडिल में -2 आएगा, एक में एंड में, बाकी जो कोफिशिएंट्स होंगे 1 1 होंगे। बहरहाल ये मैंने जरा तेजी में बोला है, लेकिन यही करना है कि आपने तीन इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट रो इनटू दिस कॉलम = 0, सेकंड रो इनटू दिस कॉलम = 0, थर्ड रो इनटू दिस कॉलम = 0। होपफुली अगली स्लाइड पे होंगी, तो वहां चलते हैं। ये लें जी, यही मैंने कहा था, यहाँ पे -2 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे, बाकी सारे 1 1 है। असल में यहाँ पे -4 था, यहाँ पे 2 और 2 थे, तो 2 छितर मार के चला गया, मतलब है कि उसको छितर मार दिया गया और चला गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ -4 था, यहाँ पे 2 था, 2 को फिर छितर मारा। अब देखें ना, ये अजीब सी लैंग्वेज लगती है ना, लेकिन मैथमेटिक्स वाले कितने एहतराम से कहते हैं 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ -4 था, वो भी 2 कैंसिल हो गया, ये सिचुएशन हो गई। अब क्या करना है, अब इन तीनों को सॉल्व करना है ताकि x1 x2 x3 आपके पास आ सके। तरीकेकार ये होगा कि देखें, पहली दो इक्वेशंस देख लें। अगर सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से करता हूं मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड करता हूं, तो x1 तो क्या, x2 x3 के दरमियान कोई रिलेशनशिप मेरे पास आ जाएगी। ये देख लें, यहाँ लिखा है 1 + ट्वाइस सेकंड, इसको 2 से करें मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐड करें 0। यहाँ पे देखें, इधर 1 और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा x2 - 4x2। यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखें, जब 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x3 + ट्वाइस x3। ये बन जाता है आपके पास -3x2, और ये बन जाता है 3x3। राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -3x3, -3 कैंसिल, तो x2 = x3। इसी तरह से अब इन दो इक्वेशंस को इन्वॉल्व करें। ये x2 x3 आ गया ना, आपने x1 को मतलब है कि एलिमिनेट कर दिया था पहली दो इक्वेशन से। अब इन दोनों इक्वेशंस में से भी एलिमिनेट करें, लेकिन x1 को नहीं, किसी और को कर दें, किसी और में चले x2 को कर दें। ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको करें 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड में ऐड कर दें, ये तो 0 हो जाएगा, 2x2 - 2x2। यहाँ आ जाएगा 2x1 + x1, 3x1। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, मैंने कहा था कि इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो -4x3 विच इज दिस वन + x3, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x1 - 3x3 = 0, और -3x3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं और 3 कैंसिल कर दें, तो x1 = x3। अब देखा जाए तो तीनों सेम है, देखा जाए तो तीनों सेम है। x1 = x3 = x2, इसमें जिसको मर्जी आप t ले लें, बल्कि यहाँ t के बगैर ही कर दिया है क्योंकि सारे सेम है। x3 को चले t ले लें, x1 को x3 लिखा हुआ यहाँ से देख के, x2 को x3 लिखा हुआ यहाँ से देख के, x3 तो फिर x3 ही होगा। x3 को t लेना है, t ले लें, और उसके बाद x3 को कॉमन निकाल लें, ये आ गया जी 1 1 1। तो आइगन वेक्टर या तो 1 1 1 है, या फिर इसका कोई नॉन जीरो मल्टीपल होगा, ये आपके पास बनता है। ठीक है जी। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, यानी कि लैम्डा इक्वल टू, लेकिन ये था रिपीटेड ट्वाइस, ये आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हो गई थी। अब देखें इसमें क्या हालात होते हैं। करना आपने वही है, जब आपने आइगन वेक्टर निकालना है तो वो तो जारी बात है, थ्योरी चेंज नहीं होगी। आपने डायगोनल एंट्रीज में से ये -2 ही करना है, यानी कि आइगन वैल्यू को माइनस करना है डायगोनल एंट्रीज में से, यहाँ से -2, यहाँ से -2, यहाँ से -2। फिर वो जो आपने आइगन वेक्टर निकालना है जनरल तौर पे x1 x2 x3, उससे मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू दिस, यानी a - λi टाइम्स x = 0। ये मैंने जुबानी बोल दिया, ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। इसका मतलब है कि अगर आप करते हैं फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, वही क्वेश्चन आएगी, सेकंड रो इनटू दिस कॉलम, तब भी वही क्वेश्चन आएगी, थर्ड रो इनटू दिस कॉलम, तब भी वही क्वेश्चन आएगी। क्यों? क्योंकि तीनों एंट्रीज क्या है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। तो बन जाएगा आपके पास, जैसे फर्स्ट रो इनटू दिस कॉलम करें तो आपके पास आ जाएगा 2x1 + 2x2 + 2x3 = 0, 2 को कैंसिल कर दें और आपके पास आ जाएगा x1 + x2 + x3 = 0। यहाँ से भी वही इक्वेशन आएगी, यहाँ से भी वही इक्वेशन आएगी। अब ये आपके पास हालात ये हो गए कि 1 इक्वेशन और 3 अननोन्स। इसमें फिर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि
एक जो आपके पास वेरिएबल होगा इन टर्म्स ऑफ अदर टू आएगा। ये देख लें, एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर टू लिखेंगे। इसमें ये किया हुआ है कि x1 को इन टर्म्स ऑफ x2 x3 किया गया है। x2 को राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस x2 हो जाएगा, x3 को राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस x3 हो जाएगा, x2 को t ले लें, x3 को s। डिफरेंट लेना है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि x2 x3 के बराबर है, डिफरेंट लेना है। तो x2 को t ले लें, यहीं पे कर लें t, यहाँ पे कर लें s। अब राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो माइनस t माइनस s। वही बात लिखी हुई है, वन इक्वेशन थ्री अननोन्स। इक्वेशन तो एक ही है, अननोन्स थ्री, 1 2 3। अब x1 x2 x3 यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। x1 है माइनस टी माइनस एस, ये हो गया। x2 t है तो x2 को t ही लिखना है, x3 s है तो s ही लिखना है। अब इसको ब्रेक करें, ब्रेक का मतलब देखें, t कॉमन निकालें। अब यहाँ पे t का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे t नहीं है तो t का कोफिशिएंट 0, ये है। इस तरह सब s कॉमन निकालें। अब देखें आगे कौन सा वेक्टर आता है, यहाँ पे s का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे s है ही नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0, यहाँ पे s है तो 1। और इसको डबल चेक भी कर लें, दोनों को ऐड करके देखें क्या ये बनता है। ये आता है -t माइनस s, ये बन जाता है। यहाँ से t आ जाता है, ये आ गया, और यहाँ पे तो 0 है तो s टाइम्स 1 s। अब जरा एक चीज ध्यान से सुन लें, ये अगली स्लाइड पे लिखी हुई है, मैं वापस नहीं आ सकूंगा। ये आपके पास जनरल आइगन वेक्टर आया है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू है। अब देखें मैं क्या बोलने लगा हूं, अगर आप t को 1 ले लें, ध्यान से सुने, अगर आप t को 1 ले लें और s को 0 तो ये भी आइगन वेक्टर है। अगर आप s को 1 ले लें और t को 0 ले लें तो ये भी आइगन वेक्टर है, और इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जनरल आइगन वेक्टर है। आगे जाके हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जिसको कहते हैं जी आइगन स्पेस। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, असल में ये जो चीज है ना, दिस इज एन आइगन स्पेस। ax इज इक्वल टू लैम्डा x, इसका जो सोल्यूशन होता है दैट इज आइगन स्पेस। आइगन स्पेस में जो आपके पास होते हैं इनफिनिट नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स भी होते हैं, प्लस एक आपके पास जीरो वेक्टर भी होता है। आप कहेंगे हाँ ये कहां से मैंने बोल दिया, आइगन स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि जीरो वेक्टर जो आपके पास है वो आइगन वेक्टर है, नो। ये होमोजेनियस सिस्टम है ना, होमोजेनियस सिस्टम में जीरो सॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन जीरो सॉल्यूशन जो होता है वो आइगन वेक्टर नहीं होता। जो इनफिनिट आइगन वेक्टर्स होते हैं आगे, या इनफिनिट नॉन जीरो सॉल्यूशन होते हैं, ये कहना चाहिए। इनफिनिट नॉन जीरो सॉल्यूशन होते हैं, या आप कह लें इनफिनिट आइगन वेक्टर्स होते हैं, वो सारे नॉन जीरो होते हैं। या इनफिनिट नॉन जीरो सॉल्यूशंस वो आइगन वेक्टर होते हैं। तो इस केस में आपके पास, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो इस केस में आपके पास जीरो सॉल्यूशन भी है प्लस इनफिनिट नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी हैं जो कि आइगन वेक्टर्स हैं। असल में ये आइगन स्पेस है, असल में ये आइगन स्पेस है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं ये स्ट्रिक्टली आइगन वेक्टर्स इंडिकेट कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली टी और एस या तो दोनों ही नॉन जीरो होंगे या एटलीस्ट एक इनमें से नॉन जीरो होगा। बहरहाल ये मैंने कुछ बता दिया है। आइगन स्पेस असल में आपका जो 15 लेक्चर है उसकी आखिरी 2 स्लाइडें हैं। 15 लेक्चर आखिरी 2 स्लाइडें मैंने अब क्यों बताया कि अगली स्लाइड पे इसका जिक्र खैर है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 आर ऑफ द फॉर्म गिवन बाय 4। 4 यही थी, इसके साथ में टी लगा हुआ था, इसके साथ ही एस लगा हुआ था, ऐसे थे। और आगे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ बेसिस फॉर द आइगन स्पेस। देखें इसलिए मैंने आइगन स्पेस का जिक्र किया था, वो था ना आपके पास x1 फिर x2 फिर x3। तो ये जो चीज आपके पास आ रही थी यहाँ पे, ये आपके पास जो था यहाँ पे t लगा हुआ था प्लस s टाइम्स ये था, यानी कि t टाइम्स दिस वन प्लस s टाइम्स दिस वेक्टर इज इक्वल टू वर्टिकल वेक्टर x1 x2 x3। x1 x2 x3 असल में आइगन स्पेस है, और क्योंकि आपने जब उसका सोल्यूशन निकाला तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन था। ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा हूं, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन था। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है, और ये दोनों जो था स्पैन कर रहे थे आइगन स्पेस को, x1 x2 x3 आइगन स्पेस को स्पैन कर रहे थे। आइगन स्पेस फिर सुन लें, ऑल द आइगन वेक्टर्स प्लस जीरो वेक्टर। तो ये दोनों थे क्योंकि आइगन स्पेस जनरेट हो रही थी या स्पैन हो रही थी बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो आपके पास इसका मतलब ये निकलता है कि ये दोनों क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये बन गए बेसिस वेक्टर्स। ये आइगन स्पेस हो गई टू डायमेंशनल कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। यहां से पढ़ते हैं, ये कहता है जी फॉर्म ऑफ बेसिस फॉर द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वैसे भी आप देख लें एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, स्पैन कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये बेसिस ही बन गए आइगन स्पेस के, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू आइगन स्पेस में। फिर बता दूं ऑल द आइगन वेक्टर्स एंड जीरो वेक्टर। सो देयरफॉर आइगन वेक्टर्स
कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 2r। एक तो ये लिखा हुआ है, ये मैंने पहले बोल दिया था लेकिन पिछली स्लाइड पे मैंने कहा था s को 0 करें, t को 1 करें, क्योंकि ये था t टाइम्स दिस। ध्यान से देखें, t टाइम्स दिस प्लस s टाइम्स दिस, तो सीधी सी बात है s को 0 करेंगे t को 1 करेंगे, यही आएगा, वो ये लिखा हुआ है। या फिर ये भी आ सकता है दूसरा वाला, ये था t टाइम्स दिस प्लस s टाइम्स दिस, तो s को 1 कर दें, t को 0 कर दें, फिर ये वाला आ जाएगा। ये भी आइगन वेक्टर है, ये भी आइगन वेक्टर है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आइगन वेक्टर है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है therefore eigenvectors corresponding to lambda is equal to 2 are this one या this one or linear combination of both। ये वाला यही है, यही है, ये वाला यही है, यही है, यही है। लेकिन कितना कुछ हो गया। बहरहाल मेन चीज यहाँ पे ये है कि अब हमारा मसला था जी लैम्डा इज इक्वल टू 2 बार रिपीट हो गया, क्या आपके पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो सिंपल आंसर इसका ये निकला, मैं सिंपल ही कहूंगा, देखें ये नहीं मैं करके मुझे पता है तो मैं बड़ा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए भी सिंपल हो जाएगा। आप सिर्फ ये देख लें, अगर ये 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस आ रही है, आइगन स्पेस फिर मैं वही वाली बात करूंगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, उस पे 0 वेक्टर भी है लेकिन 0 वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस आ रही है उसकी डायमेंशन क्या है। अगर उसकी भी डायमेंशन उतनी है जितनी बार रिपीट हुआ है, इस केस में तो है, यहाँ पे देख लें ये दोनों बेसिस हैं, ये देख लें ये दोनों बेसिस वेक्टर थे उस आइगन स्पेस के जो थी कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू, जितनी बार आइगन वैल्यू रिपीट हुई है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस उतनी ही डायमेंशन की है, उतने ही उसके बेसिस वेक्टर्स हैं जितनी बार के आइगन वैल्यू रिपीट हुई है, तो खुशी की बात यह है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। लड्डू बंडो, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो इन दिस केस ए इज डायगोनलाइजेबल, और एक बंदा खुद ही चेक कर सकता है, वैसे तो इजीली लिखा हुआ है लेकिन ये इजी ही है, आप देखें कैसे चेक किया हुआ है कि वो डायगोनलाइजेबल है। आगे चलते हैं, ये ए साहब है, यही थे ना 4 2 2 2 4 2 2 2 4, ये थे जी आपके पास आइगन वेक्टर्स। ये 1 1 1 था कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8, ये दोनों आए थे, दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। असल में जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस थी, ये उसके बेसिस वेक्टर थे, और इंडिविजुअल तौर पे भी ये आइगन वेक्टर्स थे। ठीक है जी। अब फिर मैंने वही एक डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है कि ये जो सारी की सारी मैट्रिक्स पी है, इसका यहाँ पे देख लें इनवर्स निकाला हुआ है 1/3 टाइम्स दिस, ये इनवर्स निकलता है इसका। अब अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें, जो कि सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स नहीं किए हुए, आप करके देख लीजिएगा, आंसर ही आता है। मैंने कुछ और समझाना है जो ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि देख लें अभी भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे उसका इनवर्स है, मल्टीप्लाई किया है पी इनवर्स ए पी, तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है, और यहाँ पे आइगन वैल्यूज ही आ रही है 8 2 2। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 8 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ही था जो था आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और ये जो सेकंड कॉलम वेक्टर है पी का, और जो थर्ड है, ये आपके पास आइगन वेक्टर्स ही थे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो इस केस में आपके पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। मैट्रिक्स क्या है? डायगोनलाइजेबल। और कब? यानी कि अगर आइगन वैल्यू रिपीट हो जाती है और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस भी उतनी ही डायमेंशन की है। ये बहुत मैंने अब एक ही जुमले में खत्म किया। ये देखिए नोट लिखा हुआ है, वो कहता है आइगन वैल्यू लैम्डा है एक ही, रिपीटेड है जी के टाइम्स, आपके केस में 2 टाइम्स थी, के2 था ऊपर, मैं पहाड़ की बात नहीं कर रहा के2 की, के आपके पास जो था 2 था, क्यों? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू रिपीटेड ट्वाइस, और उसके बाद था एंड द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज के डायमेंशनल। उसने वही बात की है कि अगर वो आइगन वैल्यू के टाइम्स रिपीट हो रही है और आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस है वो के डायमेंशनल है, तो फिर वो कहता है द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द बेसिस वेक्टर्स v1 से लेके vk तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। आपने एग्जांपल ऊपर देख ली है, ये दोनों भी लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। और फर्दर वो कह रहा है एंड देयर आल्सो आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एज वी सॉ इन द लास्ट एग्जांपल, और ये इंडिविजुअल तौर पे भी आइगन वेक्टर्स हैं, इंडिविजुअल तौर पे भी आइगन वेक्टर्स हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि हैं कि नहीं, आप सिंपल ये करो, इस वेक्टर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, सिंपली ये वाला वेक्टर है, इसको इस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करके देख लो। आप देख लो, जब आप करोगे जी फर्स्ट रो इनटू दिस कॉलम, तो आपके पास सीधा सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, -4 + 2 आ जाएगा। ठीक है जी, -4 + 2। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, मैं सिर्फ इसके साथ कह रहा हूँ, सारों के साथ नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 + 4, यानी कि ऊपर आपके पास -2 आ रहा था, नीचे आपके पास +2 आ जाएगा। फिर आप करोगे जी कि दिस रो इनटू दिस कॉलम, तो ये भी आपके पास आ जाएगा जी -2 + 2 यानी कि 0।
0 हो गया ना। तो आ क्या रहा था, आपके पास आ रहा था -2 2 0, 2 बाहर निकालें तो -1 +1 0, ये मैंने कर भी दिया है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो इसने बात की है कि अगर आपके पास जो है आइगन वैल्यू जो है लैम्डा k टाइम्स रिपीटेड है, आइगन स्पेस जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा k डायमेंशनल है, तो आपके पास जो सेट होगा बेसिस का v1 से लेके vk तक, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आपने यहाँ पे चेक भी कर लिया है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, तभी आपके पास क्या हुआ, मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो गई। और इसके अलावा जब मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल होती है तो आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और फर्दर उसने कहा है कि ये सारे ना सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, बल्कि ये तो आपके पास आइगन वेक्टर्स भी हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। जैसे मैंने कहा था, ये भी इंडिविजुअल तौर पे आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू, ये भी है। एक तो मैंने चेक भी कर दिया, उम्मीद है पता लग गया होगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है जी आइगन वैल्यूज जो इसकी हैं ये मैट्रिक्स की, इसको जरा पहचानने की कोशिश करें। को देखी हुई है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की होती है कि डायगोनल के ऊपर या नीचे स्ट्रिक्टली जीरो होते हैं, एक तरफ ऊपर या नीचे स्ट्रिक्टली जीरो होते हैं। इसका मतलब है कि वो जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो भी ट्रायंगुलर है, वो भी ट्रायंगुलर है, क्योंकि उसके ऊपर भी जीरो और उसके नीचे भी, डायगोनल के नीचे। हमने ये कहा ना कि एक तरफ जीरो होते हैं, उसके तो दोनों तरफ जीरो है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर इस तरह से करते हैं, तो वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के ऊपर या नीचे स्ट्रिक्टली जीरो, इसके ऊपर जीरो है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जब इसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं ना, तो इसकी भी वही निकलती हैं जो कि आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी भी वही निकलती हैं। देखें डायगोनल एंट्रीज जो होती है ना आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की और डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ही होती हैं। अब मैं नहीं चाहता रटा लगे, इसमें चेक कर लेते हैं। ये देखें आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, यानी कि यही सारी चीज, या यूं कर लें, डिटर्मिनेंट लेंगे 3 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा 0 0 1 2 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और उसके बाद जब एक्सपेंड करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा टाइम्स 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दिस इनटू दिस, आगे तो कोई टर्म ही नहीं आ रही, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सिंपल आएगा 3 माइनस लैम्डा टाइम्स 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ जाएगा 3 2 2। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो ये भी जीरो होता, फिर तो वैसे ही नजर आ जाना था, यही था। तो बहरहाल इसने कहा है कि इट्स आइगन वैल्यूज आर मेन डायगोनल एंट्रीज। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज है मेन डायगोनल एंट्रीज। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे भी 2 दो बार रिपीट हो गया है, ये रिपीटेड है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या निकलेगा, यहां से 2 माइनस करें, यहां से भी करें, यहां से भी करें, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब फर्स्ट रो इनटू दिस कॉलम सीधा सीधा x1 0 आ रहा है। अब आप ये जो थर्ड रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x2 भी 0 आ रहा है। अब अगर x1 भी 0 है और x2 भी 0 है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि x3 भी 0 है। ये गलती ना हो जाए, ये गलती हो जाती होती है और ये बहुत बड़ी कंसेप्चुअल मिस्टेक है, इसलिए कि आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है। और अगर x1 x2 0 है तो x3 0 नहीं है, असल में उसका कोफिशिएंट 0 है, तभी तो ओपेयर नहीं हुआ। यहां से देख लें, ये किसका कोफिशिएंट होता है, x1 का, ये किसका होता है x2 का, ये x3 का, x3 के कोफिशिएंट 0 है। तो जो आइगन वेक्टर बनेगा उसमें आपने क्या करना है, x3 को t ले लें और यह 0 0 1, ये बनता है जी। मसला सारा ये है कि अब जो आपके पास आइगन स्पेस आई है, अब मैं कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करने लगा हूं, दूसरे से मुराद के मैं नहीं कह रहा कि ये t आपके पास जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें 0 वेक्टर भी है जो कि आइगन वेक्टर नहीं है। प्लस फॉर इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ t, यानी कि नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ t, फॉर इन्फिनिट नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ t, आपके पास आ जाएंगे इन्फिनिट नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। इन शॉर्ट आइगन वेक्टर या 0 0 1 है या इसका नॉन जीरो मल्टीपल। t इज इक्वल टू 0 आइगन स्पेस में है लेकिन आइगन वेक्टर नहीं है। लेकिन यहां से नजर आ रहा है कि एक ही आपके पास आ रहा है वेक्टर, तो आइगन स्पेस जो आपके पास इस केस में आ रही है वो वन डायमेंशनल है, लेकिन आइगन वैल्यू रिपीट हुई थी 2 मरतबा। तो अब आप यहाँ पे इसको डायगोनलाइज नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं देयरफॉर द आइगन स्पेस corresponding to lambda is equal to is one dimensional, one dimensional, एक ही बेसिस वेक्टर आ रहा है ना, लेकिन lambda is equal to रिपीटेड ट्वाइस यहां से नजर आया था, और वैसे भी ये आइगन वैल्यूज हैं। तो ए जो है डायगोनलाइजेबल नहीं है। आगे इस लैंग्वेज को समझ लें, देखें अगर मैं क्लास में होता तो बोर्ड पे लिखता, लेकिन मैं यहाँ जुबानी बोलने लगा हूँ, आप ध्यान से सुने समझ आ जाएगी। A is not diagonalizable as only 2 out of 3 eigenvectors of A are linearly independent। इसका क्या मतलब है, ये देख लें मैं P बना रहा हूँ, यहाँ पे कर लें x1 x2 x3, वो होगा corresponding to lambda is equal to 3, वो हमने निकाला ही नहीं। आगे आप कर लें यही 0 0 1, यहाँ पे कर लें 0 0 1, ये होगा corresponding to lambda is equal to 2।
एक और वेक्टर लिखें यानी कि आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू, वो इसका मल्टीपल होगा, उसको कर लें 0 0 2। अब एक 0 0 1 है, एक 0 0 2 है, और आपको पता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स आपस में मल्टीपल हो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, और जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो वो इन्वर्टेबल नहीं होती, इसका मतलब है कि वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो ये जो लिखा है ना, ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल एज ओनली 2 आउट ऑफ 3 आइगन वेक्टर्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको फिर समझ लें, एक x1 x2 x3 जो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग था, एक आएगा 001 जो कि ये वाला था, 002 जो है वो नहीं बनेगा, वो तो सेकंड वाले का मल्टीपल है, तीसरा वाला नहीं बनेगा। दो ही लीनियर इंडिपेंडेंट बनते हैं, यानी कि आपके पास जो है मैट्रिक्स जो है इसका इनवर्स नहीं आएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो है ये गिवन मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल नहीं है, और इसको ना कर दें, इसको नौकरी ना दें, इसको कह दें कि भाई तेरे आइगन वेक्टर्स जो हैं बेसिस नहीं बन सकते R3 के, क्योंकि सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिर्फ दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसको नौकरी ना दें, इसको भेज दें कहीं और ट्राई कर ले। चलो जी, मेरा ख्याल है पता लग गया होगा और आपको एप्लीकेशन समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसके आइगन वेक्टर्स बेसिस बन जाते हैं, किसके भला? अगर ए n क्रॉस n है तो आर एन के, 3 क्रॉस 3 है तो R3 के, 2 क्रॉस 2 है तो R2 के। ये है जी। तो आगे देखें कुछ है, ये तो डॉक्टर वासिफ साहब ही हैं और कह रहे हैं जी एनी क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। ये लीजिए फिर डॉक्टर वासिफ साहब ही हैं, वो तो कह रहे हैं हैप्पी एंडिंग। और यहाँ पर हो गया एंड ऑफ लेक्चर नंबर 14। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 15 में। अल्लाह हाफिज।